शुरुआत करी उसका नाम था नंद डायनेस्टी। इनको महापद्मनंद के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है और जिन्हें एग्रमीज कहते हैं यूनानी सोर्सेज, यानी ग्रीक सोर्सेज जो उनके कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं उनको एग्रमीज बोलते हैं। उनका पुराणों में एक और नाम मिलता है उग्रसेन। अच्छा, उनका पुराणों में एक और नाम मिलता है उग्रसेन, ठीक है। तो नंदों का क्या है कि ये इस वंश के नवनंद के नाम से फेमस है। 9 राजाओं के बेसिकली नाम मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले है महापुगा, वो बिलोंग करता है तो उसको निम्न कुल का बनाते थे। वैसे ये भी बोला जाता है कि इनके पिता जो है वो नापित यानी कि नाई थे प्रॉबेबली, लेकिन जो भी है वो चूंकि पुराणों के स्टोरीज है तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो महापद्मनंद जो हैं इनको हिस्ट्री में, पुराणों में, ग्रीक सोर्सेज में इनको कली का अवतार बोला गया है, परशुराम की तरह बोला गया है। मतलब क्रोध में और इतना ज़्यादा मतलब आक्रामक इनकी नीति थी कि आसपास के जितने भी राज्य थे ऑलमोस्ट सबको इन्होंने जीत लिया और एक बहुत लंबी चौड़ी डायनेस्टी का निर्माण किया। जैसा आपको हमने बिंबिसार पढ़ाया, अजातशत्रु पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा कि कहाँ वो तक्षशिला, गांधार, ये सब हिस्से उनके पास हैं और यहाँ से लगभग ये पूरा पाटलिपुत्र, बिहार है, अवंती है, अभी शिशुनाग वंश तक ये सब इनकी डायनेस्टी का एक पार्ट बन चुके थे। लेकिन अब जो ये महापद्मनंद हैं इन्होंने कलिंग तक जाकर जो है अटैक करे और उड़ीसा का जो प्रांत है वो भी इसमें मिलाने में कामयाब रहे, यानी कि साउथ की तरफ जो है एंट्री हो गई थी। अवंती अब इनके कंट्रोल में, जो मध्य का हिस्सा है वो इनके पास आ गया और साउथ में कलिंग और उड़ीसा की जो बेल्ट है वो भी इन्होंने अपने राज्य में मिला ली। पुराणों में इनको इक्ष्वाकुओं का विजेता बोलते हैं, है का बोलते हैं, काशी का, कौशल मतलब कौशेय कहते हैं उसको। और इसके अलावा अश्मक एक जाति का नाम मिलता है, जो कि ये सेम नाम आपको अलेक्जेंडर सिकंदर के समय में भी मिलेगा। लेकिन ये अश्मक जो है ये मध्य की बेल्ट में, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर ये जो मिलता है, अश्मकों का नाम वहाँ पर आता है, जहाँ पे नवनंद देहरा यानी कि वहीं पे एक निजामाबाद जगह है उसके पास में गांव का है कि यहाँ तक का इनका राज्य जो है पूरा फैला हुआ था। तो एक बड़े राज्य के ऊपर इनका वर्चस्व था। और महापद्मनंद जो हैं इनको भी धन एकत्र करने का और लोलुप जिसे कहते हैं, लालची, लोभी, अपनी जनता से नए नए टैक्स लगा के वो धन कलेक्ट करने की जो इनकी एक नेचर थी उसके लिए ये भी जाने जाते हैं। महापद्मनंद के बारे में ये कहा जाता है कि पाणिनि जो हैं इनके दरबारी थे, इनके यहाँ पर रहते थे, इनके फ्रेंड थे और उन्होंने यहीं पर रह के, क्या हुआ मुझे लगा किसी को गर्मी लग रही है क्या, थोड़ा देख लेंगे, थोड़ी देर बाद चला लेंगे। तो पाणिनि जो है इनके दरबार में रहते थे, पाटलिपुत्र में रहकर इन्होंने अपनी फेमस बुक अष्टाध्यायी जो है उसको लिखा था। कात्यायन इन्हीं के समय के थे। इनके समय के कल्पक नाम के इनके सेनापति थे, जो कि ये लोग सब जैन मत को, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो कल्पक ही हैं जिनको साथ लेके इन्होंने जितनी भी विजय जो है इन सबको करने का इनको क्रेडिट जाता है। महापद्मनंद के बाद जो है बीच में हमें और 9 नंद जो हम कहते हैं कि अग्रणी, सबसे पहले उग्रसेन यही हैं। उसके बाद हमें पांडुक नाम मिलता है, पांडुगति, राष्ट्रपाल, भूतपाल, गोविषाण और कैवर्त नाम मिलता है, दश सिद्धक नाम मिलता है और लास्ट में एक नाम आता है घन यानी कि घनानंद का। देखिए ये वही टाइम पीरियड है जब सिस्टमैटिकली हम बीच में तो एक बहुत बड़ी एक विशाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पैरेलली जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं इस तरफ से अब हमें बाहरी अटैक्स जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। यानी ईरानियों के अटैक जो हैं वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास के हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हो रहे हैं। और ये बीच में जो है यहाँ पे नंदों का एक विशाल साम्राज्य है। यानी लेट से लेट घनानंद के समय तक आते आते जिस समय घनानंद का यहाँ पे भारत में शासन होगा उस समय सिकंदर के अटैक भारत में होते हैं। तो ये नंद डायनेस्टी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी जो 2-3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस डायनेस्टी की बात है कि एंशिएंट पीरियड में बिंबिसार अजातशत्रु ने जो एक इंपीरियलिस्टिक वो चलाया था, एक उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को जो उन्हें एक प्रवाह दिया था, वो नंदों ने उसको बजाय रोका नहीं बल्कि उसको और आगे तक लेके गए। अपने टैक्स कलेक्शन को लेके, अत्याचारी शासन को लेकर ये लोग जाने जाते थे क्योंकि जनता इनके राज्य से कोई खुश नहीं थी। नंदों की शायद इसी अत्याचार से परेशान होकर एट द एंड जो है, जो हम चाणक्य को देखेंगे कि वो नंद राज्य को समूल नाश करने के बारे में प्रॉमिस लेते हैं, ऑथ लेते हैं कि भाई जब तक नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक जो है चैन से नहीं बैठूंगा। तो यहाँ से वो जो एक प्रोसेस शुरू हुई अत्याचार, टायरनी रूल की, वो घनानंद के समय तक जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रही। ये बीच के जो फिलर्स के तौर पर जो राजा हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, केवल पुराणों में इनके नाम मिलते हैं सिंपली। लेकिन लास्ट में जो घनानंद का समय है
इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जेनोफोन जो कि सीरिया और जब ये ईरानी अटैक्स हुए, जो साइरस हैं जब वो आए थे तो उनके संग जेनोफोन आए थे। जेनोफोन ने साइरस की एक बहुत जीवनी लिखी है, बड़ी फेमस साइरोपीडिया, साइरस की कहानी है साइरस की जीवनी करके। तो वो इनको कहते हैं वेरी वेल्दी मैन, यानी बहुत धनाढ्य व्यक्ति। घनानंद, घना है जिसका आनंद, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पैसा है, धन है। कहते हैं इनके पास उस समय 10 लाख करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति थी, जिससे उन्होंने गंगा नदी की घाटी में कहीं छुपा दिया था और जनता से छोटे छोटे टैक्सेस वसूलते थे। जो मौका मिला, जहाँ मिला, रोड क्रॉस करने का, नहरों का, अगर तट कर ले लिए, जंगलों से, जो फाइनली कई टाइप के विद्रोह हुए इनके राज्य में, लेकिन सबको दबा दिया जाता था किसी भी वजह से, क्योंकि इनका अपना काम क्या था, ये हर तरीके से धन संचित करना चाहते थे। गंगा नदी की घाटी में कहते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गुफा बनवाई थी और वहाँ पे ये अपनी संपत्ति जो है छुपा कर रखते थे, जिसके बारे में ऐसा मतलब बहुत सोर्सेज हैं, ये सब चीज़ें उनके बारे में बताते रहते हैं। घनानंद के समय में ही मध्य एशिया का मैं डिस्टर्बेंस आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे पहले से ही अटैक्स हो रहे हैं, और ये जो बेल्ट थी, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो ग्रीस है, यूनान की जो बेल्ट है, उसके नीचे मैसेडोनिया का जो विशाल एम्पायर सिकंदर के समय में खड़ा किया गया था, या आगे सीरिया है, मिस्र है, बेबीलोन है, ईरान, इराक, एनातोलिया, और ये टर्की, एशिया माइनर की जो बेल्ट है, देन अफगानिस्तान और पाकिस्तान और फिर इंडिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा था। मध्य एशिया में कुछ राजा होंगे जो आपस में फाइट करते थे, मतलब उनके बीच में किसी ना किसी टाइप के झगड़े और विवाद थे। तो घनानंद जो है वो कहते हैं कि मतलब वो इतना उनका उस समय जो डेकोरम जो उनका इतना हाई था कि वो कहते हैं कि इस जो बेल्ट में जो डिस्टर्बेंस है, अगर इसको रोकना है या इसमें मुझे मीडिएटर की भूमिका निभानी पड़ती तो आई एम अवेलेबल। तो वो उस तक उनका लेवल जो है हाई था, क्योंकि जेनोफोन वही कह रहे हैं कि इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए जो वेरी वेल्दी मैन है, ही इज रेडी। तो दैट मीन्स घनानंद थे वो पर्सन जो कि इस विवाद को भी निपटाना चाहते थे। तो इस तरीके से घनानंद तक आते आते नंदों का जो डायनेस्टी, क्योंकि जो बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो उनको प्रोवाइड किया था, उन्होंने उसको कहीं से भी खत्म नहीं किया। मगध का जो एक राइज का पीरियड स्टार्ट हुआ था वो अभी खत्म ना होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें उन्होंने कलिंग को भी ऐड कर दिया था। तो यानी उड़ीसा तक अगर आप मैप ऐसे पूरा वी शेप मैप देखते तो आप यहाँ से चलता चलता वो पूरा नॉर्थ इंडिया को क्रॉस करता हुआ देन नीचे की तरफ उड़ीसा तक जो है वो मूव कर गया था। ये घनानंद वही हैं जिनके दरबारी, जो उनके राजपुरोहित थे, जो कि चाणक्य थे, ठीक है, जिनको लास्ट में किसी बात पे इनका विवाद हुआ। विवाद होने के बच्चों बहुत सारे कारण हैं। इसी समय पहले तो ईरानी अटैक्स यानी पर्शियन अटैक हुए भारत में, ठीक, वो अभी हम उस पर नेक्स्ट चैप्टर है, एक ही साथ उसको कराएंगे। पहले वो, और उसके बाद उनके अटैक्स होने के बाद तुरंत बाद 3-4 साल के डिफरेंस पे आकर जो है सिकंदर के अटैक भारत में हो गए। यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बहुत सारी गणजातियाँ, जिन्हें हम कहते हैं रिपब्लिक या गणतंत्र, जिनकी हमने कल बात की थी, वो रहते थे। लगभग 28 का नाम बताते हैं। पाणिनि कहते हैं कि जिस समय सिकंदर का अटैक हुआ यहाँ पे 28 गणजातीय लोग रहते थे। तो यहाँ पर उन लोगों को रोज नए नए अटैक्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे थे। पहले ईरानियों के करे, उन लोगों ने इतने समय यहाँ पे शासन किया, उसके बाद अलेक्जेंडर के अटैक्स आ गए। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियाँ क्या थी वो फेवर में नहीं थी जो यहाँ के नेटिव्स लोग रह रहे थे। ये जो नंदों का साम्राज्य, इस समय इनका बॉर्डर लास्ट आप मान लीजिए कि व्यास नदी तक तो ये था, बाकी सब इम्पैक्ट में आ रहे थे। तो व्यास नदी जो है यहाँ से, मतलब पंजाब का जो हिस्सा है, इससे पूरा इधर विशाल नंदों का साम्राज्य चल रहा था। यहाँ पर हो सकता है चाणक्य जो हैं, जिनके हम एक इस फॉर्म में लेते हैं कि जो अपना मात्र प्रेम या वो घनानंद से किसी बात पे फाइट करे कि भाई किस तरह विदेशी अटैक हो रहे हैं और नंदों की इतनी विशाल सेना है, तो क्यों नहीं वो सिकंदर या किसी को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन घनानंद अपने में ही मस्त थे, वो अपने ही एम्पायर को सुरक्षित रखते थे। उधर जो हो रहा है वो सोच रहे थे कि होने देते हैं। ऐसे कुछ विवाद के विषय रहे जिसको लेके घनानंद और चाणक्य के बीच में फाइट हुई, और जिस फाइट इन द सेंस वर्ल्डली फाइट हुई। और उसके बाद घनानंद भी अहंकारी दम्भी और चाणक्य भी ऐसे ही, दोनों के बीच में एक वाद विवाद जिसमें घनानंद ने उनको इंसल्टेड किया, और इंसल्टेड होने के बाद ये वहाँ पर ये कहकर निकल आए कि ठीक है, मैं अपनी शिखा उसी दिन बांधूंगा, अपनी शिखा खोल के, कि जिस दिन मैं इस नंद साम्राज्य का समूल नाश कर दूंगा। ये कहकर चाणक्य तो वहाँ से निकल आए हैं, लेकिन चाणक्य की तुरंत ही मुलाकात किससे हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगी। ये एक बड़ा लंबा सा, अगर आप गौर से पढ़ें तो कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वापस तक्षशिला पहुँच जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए चाणक्य के साथ। अब तक्षशिला में जिस समय चाणक्य इनको लेकर हैं, वहां पर ऊपर गंधार का हिस्सा है, आप लोग देख चुके हैं,
और उसी समय सिकंदर भी तक्षशिला में आकर बैठते हैं, जो कि वो वहां से युद्ध करते करते आगे बढ़ के वो तक्षशिला तक आकर पहुंच जाते हैं। तो यहीं पर सिकंदर की कहते हैं कि छोटी मोटी कोई मुलाकात भी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके बारे में बहुत सारे सोर्सेज नहीं पता। ग्रीक सोर्सेज, जो ओरिजिनल ग्रीक सोर्सेज है, वो कम्प्लीटली चुप रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं इस भी एपिसोड को नहीं उसमें कवर किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य या सिकंदर और अलेक्जेंडर की कोई डायरेक्ट वार्तालाप या कोई बातचीत हुई। लेकिन जस्टिन और प्लूटार्क, जो ये दो फेमस राइटर हैं जो इन सब चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री लिख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की तक्षशिला में कहीं ना कहीं कोई मीटिंग हुई थी जिसमें वो देखने आए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ लिया गया। तो ये एक अलग एपिसोड है जो अभी हम सिकंदर के बीच में आपको उसे कवर कराते हैं। अब नंदों का सिर्फ इतना ही महत्व है, जैसे मैंने बताया। अगर कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं कि कौन से धर्म के पोषक थे, तो आप बता सकते हैं कि जैनिज्म को मानते थे, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे पहली। और सेकेंडली जो है पाणिनि के हैं, कात्यायन है, वररुचि का नाम मिलता है, कल्पक बहुत फेमस इनके सेनापति थे, भद्रशाल का नाम है, वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, ये सब फेमस जैन धर्म के मानने वाले कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जो इनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। वहीं पर बात आ जाती है कि मगध इंपॉर्टेंट क्यों था, ये सारी चीजें मगध से ही निकल के क्यों आई। तो ये एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि अवंती भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अवंती मिड में था, उसके पास ट्रेड बहुत अच्छा था, उनके पास आयरन के हॉर्ड से बहुत बड़े बड़े मतलब जखीरे थे, वहाँ पे कारीगर बहुत अच्छे थे, तभी वो लंबे समय तक अपना जो एक वो है उसको मेंटेन कर पाए। लेकिन मगध ने इसको ओवरकम कैसे किया। मगध भी तो राजा एक के बाद एक ऐसे आए, जैसे अवंती में प्रद्योत को तो आप सुनते हैं, लेकिन आगे पीछे बहुत अच्छे ऐसे और नहीं मिलते जो उस परिपाटी को आगे तक बढ़ा के लेके जाते हैं। मगध में आप क्या देख रहे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर शिशुनाग जिन्होंने उसको भी इसमें इंडल्ज कर लिया आपस में, फिर आप नंदों में महापद्मनंद को देख रहे हैं, फिर आप सीधे घनानंद तक आ रहे हैं। एक के बाद एक ग्राफ जो है ऐसे जाता जा रहा है, और उसके बाद सीधे चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, फिर तो अशोक आ जाएंगे। तो ग्राफ कहीं भी नीचे तो जा ही नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या है, और सब जगहों पे ग्राफ कहीं भी नहीं जा रहा। अगर ग्राफ एक बार यहाँ है तो फिर सीधे नीचे ही जा रहा है। एक तो ये कारण था, यानी कि एम्बिशियस किंग, मोनार्क भी ऐसा ही होना चाहिए जो स्टेट को आगे लेके जाए। दूसरी बात जो होती है वो होती है आपकी सराउंडिंग्स, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, सोर्सेस कहते हैं किसी भी किंग के लिए, क्योंकि पास्ट का जितना भी आप समय पढ़े हैं वो कैसा था, जहाँ पर या तो अभी वो फाइट ही कर रहे हैं लाइवलीहुड की, या अभी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते मगध के पास सोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। एक तो आयरन के उनके पास भी बहुत सारे भंडार हमें दिखते हैं। उड़ीसा उनका नेबर स्टेट होने की वजह से इनके पास वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से एलिफेंट की जो एक वो थी, इनके पास प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा थी। युद्ध बड़े बड़े होने लग गए थे, खाली घोड़ों के बल पे युद्ध नहीं होते थे, अब एलिफेंट्स युद्ध में बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे राजाओं की सेफ्टी के लिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो एलिफेंट में बैठ के वो दूर दूर से फाइट करते थे, थोड़ा सा उनके बचने के चांसेस रहते थे। सेकेंडली क्या होता था, अगर आर्मी है, लाखों की आर्मी थी नंदों की, तो फर्स्ट रो, जैसे वो जो वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें फर्स्ट रो एलिफेंट की लगाई जाती थी, सेकंड पीछे रथ हैं या उसके बाद अश्वारोही हैं जो बीच बीच में से निकल के अटैक करते थे और मार के फिर वापस बीच में से निकल आते थे। तो इनका तो आपस में कम्युनिकेशन बढ़िया होता था। तो इस वजह से क्या होता था कि ये लोग तो बच के आ जाते थे। एलिफेंट के पीछे अगर फर्स्ट रो मान लो 2000-5000 एलिफेंट लाइन से खड़ी है, तो पीछे कितनी लंबी सेना कई बार नहीं, और सैनिकों के बचने के चांस रहते थे। तो इन लोगों ने, मगध के लोगों ने एलिफेंट को युद्ध में जो यूज़ करना शुरू करा। इससे युद्ध एक तो बड़े होते थे, प्लस छोटे छोटे जो सैनिक होते जो पैदल दौड़ते थे उनकी सेफ्टी हो जाती थी। तो यहाँ से ये ट्रेंड आपको सब जगह युद्ध में दिखेगा। कहने के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बट ये युद्ध में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। और सेकेंडली मैंने आपको आयरन बताया है कि आयरन के सेंटर में यहाँ पर होने की वजह से इनको बेनिफिट्स थे। ये अपने ही टूल्स खुद बनाते थे युद्ध के लिए, जबकि इनको बाहर से वो मंगाने नहीं पड़ते थे, तो वो खर्चा भी बचता था और प्लस ईजी अवेलेबिलिटी थी। एलिफेंट्स के होने से जंगलों को साफ करने में कहते हैं बड़ी आसानी हुई इन लोगों को, क्योंकि जो लकड़ी के लट्ठे पहले 10-10 सैनिक खींच खींच के किसी तरीके से लेके जाते थे, अब वो एक जंगल में जरा से काटे और हाथी ही उनको खींच खींच के रख रहे हैं। तो ये बड़ा था। जब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का युद्ध आप लोग पढ़ेंगे, तो सेल्यूकस तो 500 एलिफेंट ही लेकर गया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने इतने सारा हिस्सा आर्कोशिया, जेड्रोशिया, हेरात वगैरह सब इनको दे दिए, पेरिपेंसिदाई, और उसके बदले में क्या लेके गया, सिर्फ 500 हाथी,
क्योंकि वहाँ एलिफेंट नहीं होते ग्रीस वगैरह में, वो बाद में तो सब जगह कर लिए जाते हैं, एलिफेंट्स को बनाया जाता है या मंगा लिए जाते हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं था। बात पहले हम ये लोग हॉर्स बाहर से अरबी घोड़े मंगाते थे, या यूनान से जब ये आए तो अच्छे से अच्छे घोड़े लेकर आए, इस टाइप की चीज़ें बाद में ये हुई। इंडिया में फिर नेटिव होने लग गया हॉर्स, लेकिन शुरुआती स्थिति वैसी नहीं थी। तो इस तरीके से ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन राजाओं के बड़े काम की चीज़ थी। और ये जो बिहार की बेल्ट है, ये आपको पता है रिच है, यहाँ पे राइस बहुत होता है, यहाँ पे गेहूँ बहुत होता है, मतलब ये पूरी जो ये गंगा की जो घाटी की हिस्से हैं, यहाँ पर खाने पीने की जनता के लिए कोई कमी नहीं है, ना सैनिकों के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। नदियाँ होने से बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदी जो इतने बड़े हिस्से को बिहार को सींचती हुई वेस्ट बंगाल निकलती है, तो इससे इनके व्यापार को बहुत स्पीड मिलती है, क्योंकि जो थ्रू मतलब वाटर रूट्स जो थे उसके लिए गंगा है, सोन नदी है, गंडक है, आपको पता बिहार में 3-4 फेमस नदियाँ बहती हैं, तो इसकी वजह से पाटलिपुत्र पूरी तरह सुरक्षित रहती थी, और दूसरी बात लोगों को इनलैंड ट्रेड करने के लिए बड़ी हेल्प रहती थी। तो ये सब चीज़ों ने एकदम से मगध को लाइमलाइट में ला दिया, वो एकदम से आगे निकलता चला गया, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के राजा थे जो कि इसको काफ़ी हाइप करते चले गए। ठीक है, तो ये तो है मगध का इस्टेब्लिशमेंट इन द वेरी स्टार्ट पीरियड बिफोर चंद्रगुप्ता, यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी। नाउ वी प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स दी ईरानी जो अटैक्स इंडिया में हुए उसकी तरफ बात करते हैं। ईरानी अटैक्स जो हैं, जिसे हम पर्शियन अटैक्स कह सकते हैं, या कहीं बुक्स में आप अकेमेनियन अटैक्स भी कहेंगे, हखामेनी साम्राज्य आप पढ़ते हैं, 3-4 नाम आपको मिलेंगे इसके बारे में। ये जो है ईरान से ये एम्पायर बना। ईरान में किसी व्यक्ति ने, कोई अकामेनी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने एक नई डायनेस्टी, कबीला जिसे हम कहते हैं बेसिक फॉर्म में, है सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं, वहाँ पे इस हकामेनी साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक, उसके बाद वहाँ से ये चीज़ें जो हैं, किसी और 1-2 लोग आए, उनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन हम जब इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले साइरस का नाम मिलता है, साइरस सेकंड का नाम मिलता है। नहीं, मैं बाद में कर दूँगी। अच्छा, भारत की तरफ मूव करना शुरू कर। इंडिया की तरफ मूव करने के बहुत सारे रीजन थे। एक तो यहाँ की प्रसिद्धि पहले से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से अफगानिस्तान तक के हिस्सों में हमें पता है कि फैली हुई थी। जो भी नियर बाई कोई भी डायनेस्टी या नया राज्य स्टैब्लिश होता था, तो हर कोई यही चाहता ना, मैंने बताया कि इंपीरियलिस्टिक अप्रोच इस समय इतना ज़्यादा था कि हर कोई अपने साम्राज्य का विशाल विस्तार चाहता था, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जितने भी जो हिस्से हैं, ये सब आपस में बॉर्डर्स के साथ लैंड के थ्रू जो है पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। बीच में कहीं भी ऐसा डिस्कनेक्शन नहीं है, जैसे कोई समुद्र नहीं बीच में आता है कि आने में सेनाओं को या आर्मीज को कोई प्रॉब्लम हुए। तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीधे पाकिस्तान और हिंदू कुश क्रॉस करना मतलब इंडिया में एंट्री कर देना, तो ये उनके लिए ईजी वो रास्ता होता था भारत में आने के लिए। साइरस के बारे में 2-3 बातें। एक तो अभी जेनोफोन ने पूरी उनके बारे में कहानी लिखी, क्योंकि और जो उनके कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि साइरस ने कभी भारत का अभियान किया ही नहीं, वो आसपास के हिस्सों तक आए और चले गए। लेकिन हेरोडोटस जो है, जो इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, वो साइरस के अभियान पे उंगली खड़ी करते हैं। और 1-2 लोग हैं, लेकिन जब जेनोफोन ने साइरस की जो जीवनी लिखी है उसमें हमें काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं साइरोपीडिया से, जो ये बताता है कि साइरस ने इंडियन एक्सपेडिशन किया था। उसके पीछे 2 बहुत सिंपल सी हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि उनका फर्स्ट एक्सपेडिशन जो है वो उनका 2 रास्ते भारत में आने के उसमें बहुत सिंपल से थे। एक तो नीचे की तरफ से आप जाइए, अफगानिस्तान में नीचे की तरफ जो पीछे से आते हैं, जेड्रोशिया के रेगिस्तान पड़ते हैं, जेड्रोशिया, मकरान का तट, और जैसे गुजरात में भी थोड़ा सूखे से हिस्से हैं, और राजस्थान का, ये पूरा एक रेगिस्तानी बेल्ट है। लेकिन जेड्रोशिया के रेगिस्तान से आने के बाद नीचे से सिंधु नदी के किनारे किनारे अगर ऊपर चढ़ते हैं तो आपके लिए ईजी अवेलेबिलिटी है यहाँ आने के लिए, जिसे लोअर सिंधु कहते हैं। और एक ऊपर से वो सिंपल रास्ता है जहाँ से बाद में सिकंदर भी आए हैं। एक वो है जो कि काबुल घाटी होते हुए आता है, जिसमें पहले खैबर दर्रा को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, और काबुल घाटी, तो वो एक सिंपल रास्ता था जिसे जनरली सभी लोगों ने ऊपर से उसी को ही इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या करा, साइरस ने कहते हैं फर्स्ट एक्सपेडिशन ही चूज द जेड्रोशियन रूट। इन्होंने जेड्रोशिया के रेगिस्तान को क्रॉस करने की कोशिश की। वो इनका और इनकी आर्मी का बड़ा भयानक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जेड्रोशिया के रेगिस्तान विदाउट अगर आपका ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट। जेड्रोशिया के रेगिस्तान में कहते हैं कि पूरी सेना मारी गई, मुश्किल से 6-7 आदमी बचे जिनको ये लेके किसी तरीके से वापस ईरान पहुंच पाए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हेरोडोटस तो मना कर रहे हैं। हेरोडोटस ये कह रहे हैं कि इससे पहले हेरेक्लीज हो गए, डायनिशियस हो गए, या अलेक्जेंडर को छोड़ के किसी ने भी
कभी भी जेड्रोशिया के रेगिस्तानों को क्रॉस नहीं किया, सिकंदर ने किया था, वो वापस उसी रूट से गए थे। लेकिन वो तो ये कह के मना करें कि इसका मतलब साइरस कभी भी नहीं आए, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि लेकिन शूद्रक जो यहाँ पे रहने वाली जनजातीय लोग थे, उन लोगों ने पारसियों के लिए अपनी सेनाएं किराए पर दी थी। तो इससे पहले किसी और राजा का नाम नहीं आ रहा है कि और तो कोई है ही नहीं, केवल साइरस का नाम आ रहा है। तो प्रोबेबली एक तो हमारे पास यही एविडेंस है कि शूद्रकों को उन्होंने उसी सेना के दिया। ये लोग मैंने बताया शायद आपकी क्लास में या दूसरी में, ये लोग किराए के सैनिकों का काम करा करते थे। तो शूद्रकों के बारे में ये फेमस है, जो कि ईरानी लोगों को अपनी सेनाएं रेंट पे देते थे। तो दूसरी जो चीज़ है प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, बहुत फेमस बुक है, यूनानी राइटर हैं बड़े फेमस और काफ़ी कुछ लिखा है भारत के बारे में। तो प्लिनी ये कहते हैं कि नहीं, साइरस का एक्सपेडिशन हुआ, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले ही साल या कुछ ही समय के बाद इन्होंने सेकंड जो अपना अभियान एक्सपेडिशन किया वो थ्रू ऊपर वाले रूट से किया, यानी बैक्टीरिया सोग्डियाना वाला जो रूट है, तुरंत ही काबुल घाटी और खैबर दर्रे से निकल के ये लोग है काबुल घाटी तक ये लोग आए थे और यहाँ तक इन्होंने जो है भारत पे अपना अभियान किया था और यही इनके जो राज्य है उसके हिस्से थे। यानी कि साइरस आए जरूर थे, काबुल घाटी तक वो रहे, काबुल घाटी से आगे के उनकी कभी भी एविडेंसेस नहीं मिलते, क्योंकि मीडियन जातियां हैं, असीरियन जातियां हैं जो सिंध काबुल के इस हिस्से में जो वो करती थी, उनका कहीं ना कहीं नाम आता है कि जिन लोगों से इनका सामना हुआ है ये लोग इनको टैक्स देते थे। तो इस तरीके की ये चीज़ें बताती हैं कि लगभग काबुल घाटी तक जो है साइरस आकर अभियान करके गए थे। साइरस का बाद में जो है इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, कहते हैं मध्य एशिया में कोई डरबाइट जाती थी, उनके खिलाफ युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद बस इससे आगे के हिस्से ये नहीं बढ़ पाए। इनके बाद कैम्बिसीज का नाम आता है, जिन्होंने कुछ समय के लिए काबुल घाटी तक ही शासन किया। कैम्बिसीज के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत में एक एक्सपेडिशन है ईरानी, वो है डेरियस का, दारा सेकंड कहते हैं, ये दारा कहते हैं इनको। इनका भारत का एक्सपेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन मैनी वेज, क्योंकि मध्य एशिया के जो ये अफगानिस्तान की बेल्ट के 3 बड़े फेमस हमें वो मिलते हैं इंस्क्रिप्शन, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। ठीक है, बेहिस्तून को हम मानते हैं लगभग 522 के आसपास का है, पर्सिपोलिस का जो नेक्स्ट नंबर का है वो 518 के आसपास का है और एक 520 के आसपास का तीसरा है नक्शे रुस्तम का। इन तीनों में हमें वही जो एक मैं आपको 3 नाम बताती हूँ जिसमें उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, शतगु, गदर और हिदू, ये 3 नाम में बताए गए हैं जो दारा की टेरिटरी के हिस्से थे। दारा की पूरी टेरिटरी जो है कंप्लीट, वो 23 प्रांत थे उनके पास, स्टेट थे जिनमें छत्र भी बोला जाता था और 23 में 23 में, हाँ जी, उसमें 20 नंबर का जो भारत के ये वाले हिस्से थे। शतगु से उनका मतलब है पर्शियन भाषा में सप्त सिंधु प्रदेश, यानी 7 नदियों का जो सिंधु प्रदेश है वो उनके राज्य की टेरिटरी का हिस्सा था। गदर से मतलब उनका गांधार से है और हिदू से मतलब है उनका सिंधु से, जो कि लोअर सिंधु एरिया को, जो सिंधु प्रदेश हम आज भी उसको जानते हैं, वो उनकी टेरिटरी का हिस्सा था। यानी पूरब की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, उधर से इधर की तरफ आते हैं तो लगभग रेगिस्तान जो है राजपूताना का, यहाँ तक दारा का पूरा राज्य था, जिससे वो खुद बोलते हैं कि 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण जो है मैं टैक्स के तौर पे हर साल यहाँ से लेकर जाता हूँ। टैलेंट बोले तो ये उस समय की नापने की कोई विधि थी जिसमें इसका मतलब है 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम जैसे बार बार हर क्लास में बताते हैं कि उस समय बहुत अच्छी बारिशें होती थी, माउंटेन्स बड़े मिनरल से मतलब परिपूर्ण थे। अभी तो हम लोग सब चीज़ें मतलब ख़त्म ही कर चुके हैं लगभग, सोर्सेज आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो शायद कुछ छोड़ेंगे नहीं, ना पानी छोड़ेंगे, ना साफ हवा छोड़ेंगे, शायद कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस समय इसकी विपरीत स्थितियाँ थी। तो कहते हैं यहाँ पे जो बॉर्डर लैंड्स के सिंधु नदी की घाटी के आसपास के जो लोग थे, ये लोग गोल्ड डस्ट जो नदियों के संग आती थी, ऊपर से रेतीली मिट्टी, उसको छानने का काम करते। कुछ लोग उस बिजनेस में अपने आप को इंडल्ज रखते थे। तो वो गोल्ड डस्ट कहाँ से, वो शायद पहाड़ी प्रदेशों में, कुछ पहाड़ों में हुआ करती, जिसका वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस थी, वो विदेशों में ले जाई जाती थी। तो वो लोग उसे छान कर इतनी लेकर जाते थे, जो 360 टैलेंट बोल रहे हैं उसको, 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग उसकी मतलब वैल्यू थी। तो इस तरीके से इसको वो अपने साथ में लेकर जाते थे। इसके अलावा यहाँ से टैक्स थे और बहुत सी चीज़ें, जो भी वैल्यूएबल स्टोन्स हैं, जो यहाँ पे खेती बाड़ी से होने वाली चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम था वो एज अ टैक्स वो लोग यहाँ से लेकर जाया जाते थे। तो इस तरीके से दारा है, उनका जो डेरियस जो है, जो ग्रीक सोर्सेज के अकॉर्डिंग, उनका एक लंबा चौड़ा एम्पायर यहाँ तक हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि वो काफ़ी सारे हिस्सों पर अपना उनका कब्जा है। दारा के बाद जो है उनके बेटे जेरेक्सीज का टाइम, क्षयार्स या जेरेक्सीज मिलता है।
उनके समय में भी ये सारे हिस्से इनके पास थे। पर्सिपोलिस के इंस्क्रिप्शन में उनका भी नाम आता है, और ये शतकू, गदर, हिदू जो 3 वर्ड्स हैं, ये तीनों के तीनों वहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब जेरक्सीज के समय में भी ये सारे हिस्से इनकी टेरिटरी में थे, अभी निकले नहीं थे। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं एर्थजेरक्सीज, उनके बेटे। तो उनका भी है हमारे पास यही एविडेंसेस हैं कि उनमें जो पर्सिपोलिस का जो मकबरा है वहाँ पे पिक्स बनाई हुई है, जो डिजाइनिंग है उसमें दिख रहा है कि भारतीय करदाता टैक्स जो है वो उनको टैक्स देने आ रहे हैं। तो ये पता चलता है कि अभी तक भी यहाँ से टैक्स बटोर रहे हैं। और जो मतलब काफ़ी सारी, जैसे साइबेरिया से इनका बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था अभी भी, और भारत से काफ़ी सारी चीज़ें जो टैक्स के तौर पे लेके जाते थे। और जो भारतीय जो लोग थे वो अभी भी इनको सेवाएं देते थे सेना के तौर पे, जैसे मैंने बताया शूद्रकों का नाम है, मालवों का नाम है, कहीं मीडियंस का नाम मिलता है, असीरियन वगैरह का, ये लोग हैं। क्योंकि देखिए जो गणजातीय हैं, जो मैं आपको पहले भी कई बार बताई क्लास में, कि ये लोग अपनी तो स्वतंत्रता प्रिय बहुत होते थे, लेकिन इस बेल्ट में रहने वाले जनजातियों का थोड़ा सिस्टम लड़ाकू तो थे ही, लेकिन जैसे सेंटर में रहने वाले जो लोग थे, जैसे नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में, उनके कुछ डिफर थे। इनके छोटे छोटे कबीले जैसे हैं, उनका एक अपना हेड है, और सबके पास बड़े सिंपल से क्लोथ हैं, सब लोग वेपन चलाना जानते हैं, जैसे तीर हैं, धनुष हैं। हेरोडोटस ने लिखा है उनके बारे में, दारा के युद्ध में वो उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारतीय जो हैं युद्ध कला में बड़े प्रवीण हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, और उनके ड्रेसिंग सेंस लिखा कि सूती कपड़े, सिंपल से सूती कपड़े पहनते हैं, नंगे पैर युद्ध करते हैं, और छोटे छोटे धनुष बाण जो है अपने कंधों पे लेके तेजी से दौड़ते हैं युद्ध में। और उनके जो तीर हैं वो ऊपर से लोहे से मढ़े हुए होते हैं, जिसमें वो पॉइजन लगा के मतलब वो काम करते थे विरोधी आर्मी पे अटैक करने का। तो उनकी फुर्ती, उनका फिजिक, पतले दुबले, मतलब कह रहे हैं कि बड़े एक्सपर्ट हैं युद्ध में वो लोग। वो हेरोडोटस खुद भारतीय इन सैनिकों की तारीफ करते हैं जो इन गणराज्यों में से निकल कर आए हैं। तो ये लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, इनमें से कुछ लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल जितने 28 रह रहे थे, लेकिन कुछ के नाम हमें मिलते हैं जो अपने सैनिकों को जब देखा कि विदेशी लोग इतनी लंबी मात्रा में यहाँ आकर रह ही रहे हैं और यहाँ हम पे शासन ही करने लग गए हैं, तो इन्होंने अपनी आर्मीज इनको किराए पर, भाड़े पर देनी शुरू कर दी, जिससे इनको कमाई भी होनी शुरू हुई। लेकिन भाड़े के सैनिक ठहरे तो भाड़े के ही ठहरे। फाइनली क्या हुआ कि इसी समय, बहुत पहले आपको जब इंडस मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि नेटिव जो है हॉर्स को बनाने में जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको 6000 BC से लगभग 3000 BC तक के समय तक ये खच्चर से, घोड़े से, फिर वो उनका एक प्रिय पशु, और वहाँ से वो ट्रेनिंग आना, उसको इतने 1000 साल लग गए थे। तो इस तरह से वाइल्ड हॉर्स को उन्होंने ट्रेन किया। 16 की एज तक आते आते इनके फादर जो है वो और किसी युद्ध पे चले गए, और वो अपना जो ग्रीस, जो यूनान का एम्पायर है, वो अपने बेटे के फेवर में छोड़कर वो किसी युद्ध में चले गए। उसके बाद उनकी शायद डेथ हो गई, और ये जो है 16 साल की उम्र में इस विशाल एम्पायर के जो हैं राजा बन गए थे। 16 ईयर्स, आप में से किस किस की एज 16 ईयर्स है? कोई भी नहीं होगा आई थिंक, सब उससे बड़े ही होंगे, है ना। मेरा कहने का मतलब कि जस्ट इमेजिन कि 16 इयर्स में एक बड़ी और एक वाइल्ड एक है, कबायली समाज है, आसपास सब लड़ने वाले लोग हैं, एक दूसरे पे अटैक चलते रहते थे, अपनी बॉर्डर्स को सेव करना ही बहुत बड़ा काम होता था, है ना। 16 ईयर में इन्होंने जो है वो एक विश्व विजय वाली जो एक दिमाग में जो इनका कंसेप्ट था वो इन्होंने करा। ग्रीस, मैसेडोनिया, एनातोलिया, फिर वो इराक को जीता, फिर ईरान, सीरिया, मतलब काफ़ी सारे हिस्सों को ये जीत चुके थे और इधर की तरफ बढ़ रहे थे। अब डेरियस थर्ड जो है, जो इंडिया में लास्ट थे, वीकेस्ट थे, उतने दारा की तरह नहीं थे, फर्स्ट की तरह। तो ये जो है, जब इन्हें थोड़ी खलबली हुई कि ये तो धीरे धीरे सब छिनता जा रहा है, तो दोनों के बीच में 331 BC के आसपास जो है अरबेला का बहुत ही फेमस एक वॉर हुआ। ये वॉर एक बड़ा निर्णयात्मक युद्ध था, क्योंकि डेरियस जो है इस युद्ध में बुरी तरह हारे, क्योंकि मैंने बोला कि वो किराए के सैनिक उनकी तरफ से लड़ रहे थे, और वो तो किराए के ही ठहरे, वो उतनी उनके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं रहेगी, वो अपनी सेना, अपने देश के लिए वो प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें पता विदेशियों के लिए ही लड़ रहे हैं, कल को ये जीते या ये जीते मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो वो चीज़ उनके दिमाग में थी, तो वो तो थोड़ा बहुत युद्ध लगे। लेकिन यूनान की जो सेना आई थी, सिकंदर की जो सेना थी, तो सिकंदर ओजस्वी भाषण देने के बड़े एक्सपर्ट थे। वो अपनी जनता, अपने सैनिकों को ऐसे करके बड़े फटाक से, बढ़िया बड़े एकदम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसे उनको वो कर लेते थे कि सेना एकदम सब कुछ छोड़ के युद्ध में उनके संग कूद पड़ती थी। अगर आप स्पेशली सिकंदर का अगर आप इतिहास पढ़ें तो उन्होंने वही काम करा। दूसरी बात, उनके अपने देश की ट्रेंड सेना थी, बड़ी
फुर्तीले, क्योंकि ये सब जो हिस्से हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ के, बड़े ठंडे और ऐसे हैं, लोग बड़े छरहरे होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, बड़ी फुर्ती रहती है उनके अंदर। तो उस तरीके से वो एक घोड़ों पे लड़ने वाले, छोटे छोटे उनके बाद तीर धनुष, और बिल्कुल प्रोफिशिएंट एक आर्मी जो है, वैसे इनको वेल मतलब सबके पैरों में जूते हैं, वेल ड्रेस्ड अप है। हमारे यहाँ तो धोती में ही लड़ते थे, क्योंकि वही यहाँ का क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, तो लोग वैसे ही कर नंगे पैर, बिल्कुल कबायली समाज था, जो जनजातीय लोग नंगे पैर युद्ध करने के एक्सपर्ट, उन्हें को टेंशन ही नहीं रहती थी। तो वो घोड़ों पे और ये पैदल वाले, उस युद्ध में बड़ी बुरी हार हुई डेरियस की, और डेरियस जो है मारे गए, और वहीं पे एक तरीके से ईरानी साम्राज्य पूरा शैटर्ड हो गया। यहाँ से क्या है, अब सिकंदर तो आरबिला का युद्ध जीत के अब जितनी भी आसपास के हिस्से हैं उनको जीतने में लग गए थे, क्योंकि यही उनको वो दिमाग में शायद आइडिया क्लिक हुआ कि जब यहाँ तक का सिंध का प्रदेश मतलब डेरियस के पास है, जिसमें मैं राजपूताना के रेगिस्तान, सिंध नदी और सिंधु घाटी और सिंध का जो निचले हिस्से हैं वहाँ तक की आपसे बात कर रही हूँ, इतने लंबे चौड़े हिस्से में थे। अब देखिए बच्चों, 2-3 चीज़ें हैं कि सिकंदर ने भारतीय एक्सपेडिशन क्यों किया, क्यों उसने सोचा कि मैं यहीं से ईरान के एम्पायर से संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ, या अचानक से कोई विश्व विजेता बनने का उसके दिमाग में आइडिया आया। पहली बात तो ये है कि लीगली भी अगर हम किसी राजा को हरा देते हैं तो लीगली जहाँ जहाँ उसकी टेरिटरी है वो उसका बन जाता है, पहली। सेकेंडली ये था कि सिकंदर ने भारतीय जितनी भी जो समृद्धि है, जो दारा यहाँ से लेकर इतना दारा था उस समय में, वो सब सिकंदर सुन चुके थे। पता था उन्हें कि भारत में उसके आगे बस एक बहुत बड़ा एम्पायर है और उसे मैं जीत लूंगा तो मैं तो विश्व विजयी कर लूंगा। एक तो भारतीय धन, भारतीय समृद्धि, भारत की जो क्लाइमेटिक जो परिस्थितियां हैं और जो बहुत ही उपजाऊ जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका बेनिफिट उनको मिलने वाला था, तो उनको ये बहुत एक परफेक्ट प्लेस लगता था। वैसे भी आप देखिए किसी भी फॉरेन कंट्रीज की कोई भी आर्मी, चाहे वो आर्यन साइड देखिए पूरे में घूमते रहे, इंडिया में आके स्टॉपेज ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही है, मतलब इस तरीके से आपका प्लेन लैंड्स भी है, माउंटेन भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, मतलब ये नहीं कि आप वो साउथ की तरफ को गर्मी में ही जल गए पूरे टाइम, या आपके पास इतनी ठंड है कि जो कुछ करने लड़ने का, युद्ध लड़ने का मन ही नहीं है। तो वो सबसे इंडिया का ये वाला हिस्सा जो है इसीलिए हमेशा डिस्टर्ब लैंड रहा। एक के बाद एक आप उसके बाद देखिए यूनानी अटैक फिर से होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फिर से स्काइलैक्स आ जाएंगे, फिर शुंगों के समय में यूनानी अटैक्स फिर से होंगे, उसके बाद कुषाणों के अटैक हैं, उसके बाद आप खून लीजिए और में नंबर ऑफ सीथियन हैं, पता नहीं कितनी सारी थी मध्यकाल में, तो आप सल्तनत काल में आप देखेंगे टर्क्स हैं, अरब्स हैं, उससे पहले उन्हीं लोगों के लाइन से अटैक हैं। जो यहाँ आया यहीं का होता चला गया। भारतीयों ने कभी कोशिश नहीं करी, आपने किसी का भी सुना कि बाहर निकल के गए और युद्ध कर लिया और किसी को अपने कब्जे में कर लिया? 1-2 एग्जाम्पल हैं, शाहजहां का मिलेगा जिन्होंने मध्य एशिया तक गए थे, या साउथ में चोल डायनेस्टी का मिलेगा जिन्होंने जावा सुमात्रा की तरफ 1-2 एक्सपेडिशन किए थे। इसके अलावा कोई आपको नंबर ऑफ इक्का दुक्का, कोई चाइना की तरफ नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, अपने यहाँ स्वांत सुखाए रहते थे हमेशा भारतीय, अपना जो है ठीक है, यहीं पे खुश रहो, कहीं बाहर झंझटी मतलब एक तरह से मत लो कि भाई ठीक है जो हो रहा है ठीक है। तो इनकी तो ये टेक्निक रही। और विदेशी कल्चर जितने भी हैं, चाहे वो सिकंदर है या मैं ईरानी अटैक्स बता रही हूँ, इनके पास अपनी लैंड छोड़ के बाहर आने के बहुत सारे कारण थे। ये जितनी भी जो अरब लैंड है आपको पता है ड्राई है, जब मोहम्मद पैगंबर साहब का भी जन्म हुआ तो उससे पहले वहाँ कुछ नहीं था, लोगों के पास ऊँटों के कारवान चलते थे और खजूर की खेती होती थी, एक ही नदी थी वहाँ पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लोगों के पास। तो धीरे धीरे अरब वर्ल्ड को अच्छा बनाने के बाद धीरे धीरे फिर लोग बाहर की तरफ मूव हुए और विश्व की तरफ फैले। ऐसे ही इन लोगों ने करा कि जैसे जैसे ईरानी अटैक हुए तो सिकंदर को भी वो चीज़, हाँ मैम जैसे उस टाइम की टेंडेंसी थी सबकी फॉरेनर्स की कि हम अपने लैंड में ना फाइट करके बाहर जाके हम एक्सपेडिशन करेंगे, और अब की डेट में अगर हम देखें तो इंडियंस मूव आउट कर रहे हैं, यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये ट्रांजिशन कब फील किया जाता है? देखो वो करियर ट्रांजेक्शन है, ये है हम एक्सपेडिशंस की, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली एक्सपेडिशन। मतलब उस टाइम पे वो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वहाँ पे अच्छी नहीं थी और यहाँ पे ज़्यादा यहाँ बेटर था, सोने की चिड़िया, ऐसे सोने की चिड़िया के पीछे बड़े सारे कारण हैं, सिर्फ सोना है तो सोने की चिड़िया नहीं है। आप उसका मतलब था लोगों को जो लाइवलीहुड की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, अच्छे कपड़े अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि देखिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे वो चीज़ें जितनी भी, अगर आप भारत का ट्रेड और व्यापार ही पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो आप देखिए कितनी चीज़ें हैं, केवल जो जितनी भी ये फ्रांस हैं, पोर्चुगीज़ हैं, डच हैं, डेन हैं, अरबी लोग, ये यूनानी लोग भी ट्रेडर्स के तौर पे फर्स्ट सेंचुरी में साउथ इंडियन शोर्स पे ही जाते थे। तो भारत की ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय उस समय विदेश नहीं जाते थे या विदेशी लोग उस समय
पढ़ने लिखने के लिए आप तक्षशिला है, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट होते थे। आप बिहार में नालंदा है, यहाँ अगर आप वो पढ़े तो देखिए 300 कमरे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, सारे वो होते थे चाइना के, तिब्बत के, नेपाल के, कितने स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ते थे। तो ये है। और भारतीय उस समय भी विदेशों में बहुत ज़्यादा यात्रा, यहाँ से कितने सारे मॉन्क्स हैं, भिक्षुक हैं जो चाइना जाते थे और वहाँ के मतलब लेकिन बुद्धिस्ट फॉर्म में जाते थे। लेकिन जैसे यहाँ के किंग्स की टेंडेंसी रहती थी कि मतलब उनको यहाँ में एक्सपेंशन ज़्यादा करने का था कि मतलब एक दूसरे से लड़ना है। हाँ, विदेशी तरफ नहीं करते थे वो लोग, ये नहीं सोचते थे कि मतलब उनके आपस में ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। बिल्कुल होते थे। अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे ना तो वो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ईरानी लोगों ने पहले वहाँ एम्पायर बहुत बड़ा खड़ा कर लिया, आसपास सब चीज़ जीत ली, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, एक आध जगह होता मैं स्किप भी कर रही हूँ, टर्की है, सब चीज़ों को कर लिया। जब वहाँ उनके हिसाब से हो गए, क्योंकि अगर आप अरब का वो जो हिस्सा है ना अफ्रीका से ऊपर जो ऐसे वो बेल्ट उसमें बना हुआ है, तो उसके पीछे तो फिर ओशन है, फिर अफ्रीका शुरू हो जाता है। अफ्रीका के अपसाइड एरिया तो उन्हें ले लिए थे, सर्च कर लिए थे, मिस्र तक वहाँ पे चले गए थे। नीचे इतनी गर्म प्रदेश है और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस अफ्रीका के इतनी वो हैं कि उधर इतना रिस्क नहीं लेते थे लोग जाने का कि चलो उससे बेटर तो इंडिया है। फिर ये होता था दिमाग में कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा, सेनाएं आना लाना आसान नहीं है। जट्रोशिया में क्या हुआ साइरस की सेना के संग, सेनाओं को रखना बहुत कठिन काम है। बाद में जब अरब अटैक्स होंगे तो कई सारे एक्सपेडिशन शुरू में करे गए मकरान तट तक, जिनमें उबैदुल्लाह वगैरह का नाम आता है, जो जिन लोगों ने यहाँ से जानबूझ के कि कौन आएगा इतनी मेहनत करता हुआ जट्रोशिया के रेगिस्तान वगैरह में, उन्होंने जाके वहाँ जो खलीफा है उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि भारत के ये इससे ना बड़े ड्राई हैं या खाने पीने का सामान नहीं, लोगों को पानी नहीं मिलता है, उन्होंने ये बोला जाके। वो जब बाद में नेक्स्ट वो जो एक भड़ौच की घटना हुई, जब आप बाद में पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है खलीफा की एक रिस्पेक्ट की बात आ गई, जबरदस्ती भारत एक्सपेडिशन करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। जब उनके संग लोग आए तब पता चला कि सिंध के बेल्ट तो कितनी रिच है, क्योंकि वो नीचे के मकरान तट से नीचे की तरफ से आ रहे थे। तब देखा यहाँ तो इतने हरियाली है, इतना खाने पीने की चीज़ से मतलब क्या सक्सेसफुल हुए जिसका भी हो, क्योंकि ये बेल्ट रिच, अफगानिस्तान तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, वो अपना रसद पे रिलाई करते थे। अफगानिस्तान क्रॉस करने के बाद हिंदू कुछ क्रॉस करना मतलब इंडिया में आ जाना, यहाँ तो फिर उनको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और आगे यहाँ तक आ जाइए तो खेती लहला रहे थे, ये चीज़ें होती थी। और आना जाना ये सब तो बहुत ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा था इधर से उधर, ऐसा कुछ वो नहीं है कि एविडेंसेस नहीं मिलते, नंबर ऑफ एविडेंसेस हैं, ठीक है। तो हम अलेक्जेंडर की ही बात कर रहे थे। अब तो यहाँ से जो है अलेक्जेंडर का एक्सपेडिशन, हमें इस वजह से अलेक्जेंडर ने एक्सपेडिशन किया क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत में कितनी सारी चीज़ें हैं उनको आने, और यहाँ अगर आकर वो करते हैं तो उनको बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक चीज़ हम और देख लें बच्चों कि ईरानी अटैक्स जो इंडिया में हुए, ऐसा नहीं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई भी अटैक होने के लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं। सेनाएं आती हैं, किंग्स आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, वो उन्हीं बेल्ट में जनरली लोग बस जाते थे और यहाँ रहने लग जाते थे। उससे लोगों के कल्चरली जो ट्रांजेक्शन है, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं हम, कल्चर का यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ का यहाँ तक, ये बहुत हुए। ईरानी इम्पैक्ट सबसे पहले हमें दिखता है इस बेल्ट की भाषा में, जिसे हम खरोष्टी लिपि का जन्म जो है वो ईरानियों के अटैक्स के फलस्वरूप यहाँ पे हुआ। अपसाइड एरिया में आर्मेनिक भाषा और खरोष्टी, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है ना यहाँ पे शहबाजगढ़ी मानसेरा से मिले हैं, वो सब खरोष्टी लिपि में ही लिखे हैं। ईरानी लोगों ने जो पर्शियन भाषा थी, जैसे मैंने बोला अभी शतगु, गदर, हिदू, ये क्यों बोला, क्योंकि जो पर्शियन लोग हैं जैसे कि उनको सा को हा का एक वो कन्फ्यूजन था, टंग उतनी खुली हुई नहीं थी। ये काफ़ी सारी विदेशी भाषाओं में आप देखेंगे, जैसे भारत में हम सब क्या हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, व्याकरण, मैंने आपकी क्लास में पहले दिन ही बताया था कि पाणिनि ने अपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि कुछ आपको लिखना आए ना आए लेकिन आपको ग्रामर अच्छी आनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे वोकल कॉर्ड सारे खुले हुए होते हैं। आ आ ई ऊ यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम बोलते चले जाते हैं और इजीली बोल लेते हैं, लेकिन उनके नहीं खुले होते। इसीलिए वो सिंधु को, सिंधुस्तान जो था उसे वो सा को हा बोलते थे, उसे हिदू बोलते थे, हिंदुस्तान। शतगु यानी कि सप्त सैंधव जो है शतगु बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे, इसी यहीं से ही बल्कि भारत का नाम जो सिंधुस्तान था वो आगे आगे हिंदुस्तान होता चला गया। जैसे हम हैं, वो लोग टा नहीं बोलते, ड नहीं होता, हम इंडिया बोलेंगे वो तो इंडिया बोलेंगे क्योंकि दा है उनके यहाँ पे। हम दी बोलेंगे तो दा को तो दी बोल देंगे वो, लेकिन जैसे टू है टू बोलेंगे वो, उसको वो नहीं बोलेंगे। आप उनकी इंग्लिश सुनिए, 2-4 मिनट आपको लगेगा, यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट देयर। उनकी जो स्पीचेस अगर आप कोई सुनिए
उसके बाद है ना, इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वो ऐसे बोल देंगे इसको फटाक से। ऐसे करके हमने बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे सुने हैं। तो लेकिन बड़ा अच्छा है उनका वो, क्योंकि उनके यहाँ टा नहीं है, डा नहीं है, हर चीज़ क्या है, दा है। ता भी बड़ा वैसे ता भी ता ही एक तरीके से। तो ये है, तो इसी वजह से ये नाम जो है, लेकिन ये खरोष्टी लिपि यहीं से उसका जन्म हुआ, क्योंकि इनके ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आर्मेयिक जो भाषा, उसमें यूनानी शब्द, क्योंकि बाद में यूनानी लोग आके रहने लग गए इस बेल्ट में, तो यूनानी भाषा का उसमें मिक्सचर हो गया। इसीलिए अशोक ने यही स्मार्ट प्ले करा कि जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में, जिस भाषा को जानने वाले लोग रहते थे, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन उन्हीं भाषाओं में लिखवाए। शहबाज गढ़ी मानसेरा जो अफगानिस्तान की बैठ के उनके बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि ऊपर नॉर्मल भाषा में हैं और नीचे खरोष्टी है, या कहीं भी आपको बताए ना परसिपोली बेस दिए। तो जो दादाजी के हिस्से अशोक को मिले, तो अशोक के पास अपने पूरे राज्य की वो थी इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, बिंदुसार यानी अपनी फादर के समय में अशोक गांधार का उपराजा था, वॉइसरॉय था। तो जो गांधार में है उसको ये सब नॉलेजेबल लोग थे, मतलब ऐसे ये लोग फेमस राजा नहीं बने, क्योंकि इनको अपने प्रांतों, अपनी जगहों की, पूर्वजों ने क्या अच्छे काम किए, ये उसने, जिसका एम्बिशियस माइंड होगा वो पहले की सारी टेक्निक लर्न कर लेगा कि उसने ये बढ़िया किया, तो मैं भी इसको और इससे क्या इन्हांस कर सकता हूँ। तो वो अशोक ये सब चीज़ों से पहले से वाकिफ थे। जब उनको ये सब पता था, तभी तो उन्हें बाइलिंगुअल भाषाओं में अपने इंस्क्रिप्शन वहाँ जगह जगह खुदवाए, कि जैसे उनके इंस्क्रिप्शन इनको पता चले कि वहाँ पे ये प्रांत दारा के थे, या ये इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। बाद में उन्होंने भी जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपने नए धर्म का, तो पूरे भारत में 40 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन वहाँ के लोग की लोकल डायलेक्ट जो लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने वहाँ पे छपवा दिए। यही उनकी नॉलेज का एक सोर्स था। तो इस तरीके से ये जितने भी इंस्क्रिप्शन है, इसकी शुरुआत हमें ईरानी लोगों के समय से ही मिलती है। अशोक की इंस्क्रिप्शन में सेम ईरानी राजा डेरियस के जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा है कि राजा डेरियस जो है वो इस प्रकार कहते हैं, एंड दिस एंड दैट, जो भी आगे कहा गया है। ऐसे ही अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में कहते हैं, देवानाम प्रियदर्शी इस प्रकार कहते हैं। फिर जो भी बिल्कुल सेम वही लाइन भी वही कॉपी की गई है। तो ये बताता है कि कितनी ज़्यादा इससे इंस्पायर थे। एक और चीज़ है, पनिशमेंट प्रोसेस। जो दारा अपने यहाँ पनिशमेंट दिया करते थे लोगों को दंड की व्यवस्था के तौर पे सर मुंडवाने की, वो इन लोगों ने भारत में शुरू करी। क्योंकि ये मैंने कहा ना कि जैसे ब्राह्मण लोग हैं या क्षत्रिय क्लास का व्यक्ति है, कोई गलत काम कर दिया, उसको पूरा सर मुंडवा के, ब्राह्मण के कितना बड़ा एक वो था ये कि उसको सर पूरा उसका गंजा करवा के उसको छोड़ दिया, शिखा खोल के, उसे सबको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कोई क्राइम करके आया। तो दंड के रूप में ये व्यवस्था ईरान की प्रथा थी, जिसको यहाँ पे शुरू किया गया। ईरानियों की तरह बड़े बड़े महल बनवाने का, भारत में तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य का ही इसके बाद हम देखेंगे महल, जो बहुत बड़ा है, जो कि बहुत बड़े बड़े, मतलब फाहियान ने उस समय आके उसकी तारीफ करी जब वो 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्तों के समय में भारत में आएंगे, कि वो स्पेशली देखने गए चंद्रगुप्त मौर्य के महल को। तो वो बड़े बड़े महल बनाने की परंपरा जो है वो ईरानी लोगों से लोगों ने कॉपी की, जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपने एम्पायर और बड़े बड़े महल बना के पत्थरों के रहा करते थे। अशोक की इंस्क्रिप्शंस जो पिलर पे खोदे गए हैं, जो जगह जगह हम देखते हैं, वो भी एक ईरानी उनकी कॉपी कह सकते हैं। बस ईरान के इंस्क्रिप्शन जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर कैसे हैं, वो पीसेस में एक के ऊपर एक जोड़े गए हैं, क्योंकि शायद वो शुरुआती समय था, उन्होंने इस तरीके से उसको ज्वाइन किया। लेकिन अशोक ने बस अपने इंस्क्रिप्शन जो पिलर लिए हैं वो एकाश्मक कहते हैं उसको, मतलब एक ही पिलर, एक स्टोन चट्टान को काट के वो बनाए गए हैं। जितना ज़मीन के ऊपर है उतने ही ज़मीन के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से एक साइंटिफिकली उसमें इंजीनियरिंग का हिसाब किताब लगा के उनको गाड़ा गया है, ताकि आगे भी किसी भूकंप में या कोई नेचुरल कैलेमिटी में वो गिरे ना, और सही में गिरे भी नहीं है, वैसे कि वैसे ही। उस पर वो जो उल्टा एक लोटस बनाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हम ईरानी इम्पैक्ट उसको मानते हैं। तो इस टाइप से अलेक्जेंडर ने अपनी सेनाओं को प्रिपेयर किया। 331 BC में वो आर्बेला का युद्ध जीते, और लगभग 326 तक उन्होंने पूरी प्रिपरेशन के लिए अपनी अच्छी से आर्मी बनाने की, और 326 के आसपास उन्हें भारत एक्सपेडिशन करने के लिए वो रेडी हो गए। अब ये जो बीच के 3-4 साल का समय है, यहाँ ऑलरेडी काबुल घाटी में पहले से ही कुछ यूनानी लोग आकर रहते थे, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया नाम का एक अच्छा नगर बसाया हुआ था। यानी सिकंदर पहली बार भारत में नहीं आए थे, उनसे पहले ही उनके लोग यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ के धन, सब चीज़ों से वाकिफ थे, यहाँ के लोगों की टेंडेंसी से। और वहाँ पे बाकायदा उनका एक गवर्नर रहता था, राज्यपाल रहता था, तो वो वहाँ पर उसकी व्यवस्था को देखा करता था। तो यानी कि सिकंदर के बिना इंफॉर्मेशन के सिकंदर नहीं आए थे, उनकी इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी प्रोवाइड कराने वाले उनके अपने साथी जो हैं यहाँ पर पहले से रहते थे। जब अलेक्जेंडर आए यहाँ पे, तो वो सबसे पहले सिकंदरिया नगर में ही गए, जहाँ पर उन्होंने वहाँ का जो छत्र, जो पोस्ट होती थी वायसराय या गवर्नर की,
उसको वहाँ से हटाकर एक नए व्यक्ति को वहाँ बनाया, क्योंकि वो कहते थे कि वो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं देख रहा है। लेकिन वहाँ से आगे आकर उन्होंने तुरंत पहले अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन ईरानी अटैक्स, साइरस का अटैक फेल हुआ क्योंकि उसको इस हिस्से की ज्योग्राफी नहीं पता थी। डेरियस का सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो अपने संग एक ज्योग्राफर लेकर आए थे जिसका नाम था स्काइलैक्स, है ना, जो उनकी नौसेना जल का जो एक वो था, अध्यक्ष था, यानी कि उनके पास थल आर्मी भी थी, लैंड वाली आर्मी भी थी और वाटर आर्मी भी थी। तो इन्होंने बल्कि एक एक्सपेडिशन साइड बाय साइड किया भी था, जो कि उन्होंने कहा कि सिंधु नदी से चले और उसके बाद ये देखे कि सिंधु नदी इतनी विशाल नदी गिरती कहाँ पे है जाके। तो कहते हैं ऊपर पठान पक्तीत प्रदेश है, हेरोडोटस ने बताया है ये। तो वो कहते हैं वहाँ से इनकी आर्मी चली और वहाँ से वो सिंधु नदी के किनारे किनारे से नीचे की तरफ आ गए बिल्कुल लास्ट तक, और जहाँ सिंधु नदी का जो फेस है, माउथ है, वो जहाँ पे जब अरब सागर में खुलता है तो वो वहाँ से निकले। और उनको जाना तो इंडियन ओशन देखने था, यानी इनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो हिंद महासागर आ जाता है। लेकिन वो उस समय ट्रैवल जो है तट के साथ साथ होती थी, बहुत लंबा एकदम समुद्र में नहीं जाती थी क्योंकि रास्ते नहीं पता थे, खो जाने का डर होता था, एकदम समुद्री तूफान आ जाए, बहुत लोगों के संग कैजुअलिटी होती थी। तो अभी इतना एक्सपर्टाइजेशन नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, मकरान तट जो है यानी कि ऐसे नीचे ना जाके साउथ इंडिया की तरफ ऐसे घूम गए और ये इधर जाते थे मकरान तट और आगे पहुंचे और ये चलते चले गए। तो ये पर्शियन गल्फ जो फारस की खाड़ी है उससे ऊपर चले गए रेड सी को क्रॉस करके। जब ये वहाँ पहुंचे जहाँ बिल्कुल एंड हुआ तो पता चला ये मिस्र पहुंच गए, जहाँ पे मिस्र का राजा जो है अपनी सेनाएं आगे कहीं फोनेशियनों को लीबिया के विरुद्ध भेज रहा था। फिर ये वापस उसी रूट से वापस आए, जब ये ऊपर फिर सिंधु नदी के संग चले तो इन्हें 30 महीने का समय लग गया। और जब ये वापस आए तो देखा कि दारा ने वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा जीत डाला है, मतलब इतनी बड़ी आर्मी। लेकिन ये तो केवल एक एग्जाम्पल है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि साइड बाय साइड उसके पीछे बड़े सारे लॉजिक थे। वो क्या करना चाह रहे थे, वो यहाँ की ज्योग्राफी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते कहाँ से हैं, अगर ये रास्ता ना मिल पाए तो वापस कहीं और से भी जा सकते हैं, वो ये सब फाइंड आउट भी साइड बाय साइड करते थे। यही सिकंदर ने भी किया था। अलेक्जेंडर भी अपने संग ऑनेसिफ्राइटस को लेकर आए थे जो उनकी आर्मी के हेड थे, एक न्यूयॉर्कस को लेकर आए थे। न्यूयॉर्कस जो है वो उनकी वाटर आर्मी के हेड थे, और 1-2 लोग अरिस्टोबुलस का नाम आता है, ये लोग थे जो 3-4 लोग इनके संग आए थे। बहुत सारे लोग जो है आपस में किसी से मिलते रहते थे। ऑनेसिफ्राइटस का तो इंटरेस्ट ही रहता था कि सेना युद्ध तो करते थे साइड बाय साइड, जिस जगह रुकते थे उन्हें कल्चरली इंटरेस्ट बहुत था, वहाँ के लोगों से भी समय समय पर जाके मिलते रहते थे। तो इस तरीके से जब ये लोग आ गए सब मिलकर अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, आगे उन्होंने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया इंडियन हिस्सों को जीतने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि साइड में पहले से ही इनके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी अलेक्जेंडर के पास, इसलिए भी वो नहीं हारे। ठीक है, अब जब यहाँ पे आए तो उन्हें अपनी आर्मी का एक तो हेफेस्टियन और पेडियस के नेतृत्व में एक आर्मी उन्हें बनाई, जिसे सीधे ऊपर ही ऊपर जो बैक्टीरिया से ये लोग चले और इन्हें काबुल घाटी, खैबर दर्रे को क्रॉस करके इनको पेशावर, तक्षशिला क्रॉस करते हुए पेशावर यानी पुष्कलावती तक जाना था। एक इन्होंने अपने जो डिफिकल्ट एरिया था स्वात घाटी वाला रास्ता एक इन्होंने लिया, क्योंकि मैंने बोला कि इनको ज्योग्राफी की नॉलेज थी। अगर ये ऊपर का हिस्सा जीतते, नीचे के लोग अगर रह जाते तो वो बाद में अटैक करते। इन्हें पता था कि यहाँ पर गणतंत्र के इतने सारे लोग हैं कि जो हमें कभी भी मार सकते हैं, इतना बुरा वो लोग युद्ध करते हैं, तो उन्होंने दोनों तरफ से अटैक किया। तो जो ऊपर की आर्मी है यहाँ पे 28 गणतंत्रों के नाम मिलते हैं, पर वो इतना डिटेल में, जैसे गांधारिस है, प्यूकेलॉर्टिस है, नीसा, अश्मक, सेगेल, फेगोई, इस तरह के बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो उस डिटेल में जाने के बजाय हम मेन पे हम फोकस रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इन ऊपर वालों को तो खाली 1-2 लोगों से ही उनकी, जैसे पठान प्रदेश जो पक्तीत प्रदेश है वहाँ उनको एक अष्टक जातियों से उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने उनको बड़ा भयानक चैलेंज दिया जो फर्स्ट आर्मी निकली थी हेफेस्टियन के अंदर में और पेडियस के अंदर में। तो वहाँ पे उन्होंने कहते हैं बड़ा भयानक युद्ध हुआ, काफ़ी समय तक युद्ध होने के बाद लगभग 30 दिन युद्ध होता रहा, और उसके बाद वो राजा जो है वो मारा गया, और उसके बाद ये उस प्रदेश को जीत के आगे बढ़ के ये लोग पेशावर में यानी पुष्कलावती पहुँच गए, जहाँ इन्हें सिकंदर की आर्मी को वेट करना था। सिकंदर स्वात घाटी से निकले, वहाँ उनको डिफिकल्ट चैलेंज मिला। जितनी भी जातियाँ इन 2 हिस्सों के बीच में रहती थी उनसे इनका भयानक युद्ध हुआ, जिनमें इनको सबसे कड़ी टक्कर मिली अश्मकों से। अश्मक लोग भी बड़े फेमस रहे हैं पूरी बेल्ट में युद्ध करने के लिए, ये बाद में भी इन्हें परेशान करेंगे। और उनसे सिकंदर का भयानक युद्ध हुआ जिसमें सारे पुरुष जो हैं गण जाते थे सब लड़ने आ गए। सबको मारने के बाद, मारकाट करने के बाद इन्होंने
वहाँ पे जब मतलब ये जीतते तो वहाँ की लेडीज युद्ध करने आ गई, क्योंकि मैंने बताया ना कि सब लोग ऑल वर आर्मी, सभी लोग आर्मी थे एक तरीके से। फिर उनके बाद भयानक नरसंहार करने के बाद, अश्मकों को जीतने के बाद ये जो लोअर सिंधु है यहाँ पर ये आके पेशावर तक पहुँच गए, और इन पूरे पश्चिमी जो सिंधु के प्रदेश हैं सबको जीतने के बाद इन्होंने इसको अपनी एक टेरिटरी बनाया, और यहाँ पे निकोनोर नाम के अपने एक क्षत्रप को अपॉइंट किया। यहाँ पे पेशावर और ये बड़ा हिस्सा जो है अश्मकों की पूरी बेल्ट में। अब ये लोग दोनों, इनकी पुरानी आर्मी जो वहाँ वेट कर रही थी उनके संग ये मिले, और फिर ये लोग आगे की तरफ बढ़े। आगे ये लोग जो है बढ़ते हुए झेलम नदी से का जो पास का हिस्सा है वहाँ पहुँचे। पेशावर और तक्षशिला बिल्कुल पास में है। इन सारी जातियों के बीच में दो ही इंपॉर्टेंट हैं जिनकी मैं जिक्र करूँ तो तक्षशिला, जहाँ का राजा था आम्बी, और जिसके पास सिंधु से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा था, झेलम तक का, और झेलम से आगे का जो झेलम तक का जो सिंधु से इधर का हिस्सा था वो सारा का सारा पोरस यानी पुरु के पास था। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये पहुँचे, तो यहाँ से नहीं बस तक्षशिला तक ही जाना था। यहाँ पर भी इन्हें कुछ जातियों से सामने टक्कर हुई, लेकिन इन्होंने कहते हैं यहीं पर जो है दो तीन, एक एनोर्स का नाम का एक बड़ा मजबूत गढ़ कोई किला बना हुआ था, इन्होंने उस पर कब्जा किया, और सिंधु नदी के किनारे ये ओहिंद, एट प्रेजेंट ओहिंद कहते हैं, वहाँ जगह पर पहुँच गए, और जहाँ इनकी सेनाएं जो हैं वेट करने लग गई सिंधु नदी क्रॉस करने के लिए। सिंधु नदी इन लोगों ने यहाँ से क्रॉस करी, और फाइनली ये सीधे तक्षशिला यानी राजा आम्बी के दरबार में ये लोग पहुँच गए। राजा आम्बी वो हैं, जब ये अलेक्जेंड्रिया पहुँचे थे उन्होंने पहले ही इनके पास अपनी सेनाओं के संग आके एक से सरेंडर कर दिया था, और उनको इस पूरे युद्ध में न्यूट्रल रहने का, एक तरह से हेल्प करने का वादा किया था। बहुत सारे गिफ्ट्स और बड़ी सारी चीज़ें लेकर उनके पास पहुँचे थे। तो जिस तक्षशिला के राजा आम्बी ने फिर एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया, जितने भी आसपास के राजा वगैरह थे वो सब उनको गिफ्ट्स लेकर वहाँ पहुँचे। तब उनको पता था कि आम्बी और जो पोरस है उन दोनों की फ्रेंडशिप नहीं थी, दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तो यहाँ पर पोरस की चर्चा हुई, इन्होंने अपने एक राजदूत यानी मैसेंजर को पोरस के राज्य में भेजा कि भाई वो यहाँ पर आएँ और या तो हमारा ये दरबार अटेंड करें, या जो भी मतलब एक टाइप से था कि सरेंडर करें। तो एज यूजुअल उधर से पोरस ने मैसेज भिजवा दिया कि मैं जो सिकंदर जो भी महान बनते हैं मैं इनका जो है रण क्षेत्र में वेट करूंगा। अब झेलम का युद्ध यहीं पे है, वो प्रसिद्ध झेलम का युद्ध जो कि इन दोनों के बीच में हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर की सेनाएं भी झेलम नदी के तट पर इकट्ठी थी, और पुरु की सेनाएं सबसे पहले पोरस ने जो अपने बेटे के अंडर में 2000 सैनिक वैनिक लेकर उनको भेज दिया। एक बड़ा छोटे से ही युद्ध में जो पोरस के बेटे हैं वो युद्ध में मारे गए। इस समय शुरुआत से देखो इस पूरे हिस्से में पोरस की इक्विवेलेंट कोई भी कैलिबर पर्सन नहीं था जो इतना भयानक युद्ध कर पाता। ये बात सिकंदर को भी पता थी, इसीलिए उसने सोचा कि डायरेक्ट फाइट लेने से बेटर है मैं पहले इंफॉर्मेशन भेज के, क्या पता वो सरेंडर ही कर दे। सेना को भी ये बातें पता रहती हैं, आम्बी उनकी पावर के बारे में पहले ही उन्हें बता चुके थे। लेकिन जब उनको लगा कि अब युद्ध करना ही है तो वो फिर तैयार हो गए, सिकंदर तो इसी काम के आए थे। लेकिन यहाँ पर ये था कि फेवर जो है पोरस का नहीं था। इस समय जो माहौल था या वातावरण था वो सिकंदर के पक्ष में था, क्योंकि उसी समय मॉनसून सीजन था, भयानक बाढ़ आई झेलम नदी में, एकदम तेज पानी बहाव आने की वजह से जो जमीन दलदली होने लग गई, जिसकी वजह से युद्ध करना थोड़ा मुश्किल था। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह वेट कर रही थी, लेकिन उसी समय सिकंदर ने तो रात के अंधेरे में धोखे से अपनी, क्योंकि वो तो एक फिल्म डिटरमाइंड व्यक्ति था, अपनी आर्मी को झेलम नदी क्रॉस कराई, और एकदम से हुए अचानक अटैक से जो है इनकी सेना एकदम से मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्या हुआ। सबने फिर भी युद्ध करा, लेकिन झेलम नदी की बाढ़ में दलदली जमीन में ना हाथी काम कर पाए और ना ही वो बड़े बड़े धनुष जिनको वो जमीन में काट के युद्ध करते थे। तो इस तरीके से जो है पोरस की को जब लगा कि बुरी तरह हार हो रही है, पहले उनके बेटे भी मारे गए थे, तो आखिरकार उन्होंने सेनाओं को फिर मोड़ने का डिसीजन लिया। मतलब जैसे ही वो मोड़ के वापस गए तो जब सिकंदर को ये बात पता चली, वो भी अपने हाथी से पीछे हो कि जीवित रहेंगे तो युद्ध दोबारा लड़ेंगे, ये उनके दिमाग में था। वो युद्ध स्थल से भागने का शायद सीन नहीं था। तो सिकंदर ने आम्बी को उनके पीछे भेजा कि उनको पकड़ के लेके आओ, पर आम्बी को स्ट्रिक्ट आदेश थे कि मारे ना उनको, क्योंकि वो उनसे जीवित मिलना चाहते हैं। जब वो कहते हैं 6.5 फुट के पोरस इतने लंबे चौड़े एकदम उनके वो जैसे बिजली की फुर्ती से वो युद्ध करते थे, सिकंदर उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इतने महान व्यक्ति से जो सिकंदर को अपने इक्वल स्टेटस का दिखाई दे रहे थे, आम्बी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आम्बी को तो वो समझ गए थे कि ये तो देशद्रोही है जो अपने देश की जमीन से आके, पहले विश्व का एग्जाम्पल ही यही है हमारे देश के इतिहास का कि देशद्रोही के तौर पे। तो आम्बी के लिए उनके मन में वो रिस्पेक्ट नहीं थी जो उनके मन में पोरस के लिए थी। तो आम्बी को इंस्ट्रक्शन देके भेजा गया, आम्बी ने उनका पीछा किया। ये एक कॉइन पे भी डिपिक्ट किया गया जिसमें हाथी पर ये हैं आगे आगे पोरस हैं और पीछे आम्बी उनका पीछा कर रहा है।
फिर जब उन्होंने देखा कि पीछे आम्बी आ रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में अपने भाले से, उन्होंने कहा कि मरने का तो मेरा भी चांस है, इसको तो मार के ही जाऊं। उन्होंने इसके ऊपर भाले से एक प्रहार किया, वो भी एक कॉइन पे डिपिक्ट किया गया है। और बैक साइड में जो है पीछे की तरफ सिकंदर ज्यूस देवता यानी जो वहाँ के गॉड हैं फेमस, उनकी वेशभूषा में सिकंदर खड़े हुए हैं। तो उसके बाद जो है पोरस को तो वो नहीं पकड़ पाए, आम्बी वापस लौट आए। फिर उन्होंने उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे पोरस के, मेरूस नाम है, मेरूस को भेजा उनको संधि कराने के लिए कि भाई एक बार अगर वो आ जाएंगे तो उनको मारा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिकंदर को भी दिख गया था कि अगर ये जीवित बच गया तो ये मेरे लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इस तरीके से मेरूस के कहने पर पोरस मिलने के लिए तैयार हो गए। पोरस को बंदी बना के लाया गया। फिर वो तो आपको फेमस डायलॉग पता ही है कि भाई तुम्हारे संग क्या किया जाए। तो वो कह देते हैं पोरस कि जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वही करो, मुझे मार दीजिए। तो ये सिकंदर को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उनको जीवित छोड़ा, इनफैक्ट अपना फ्रेंड बनाया और साथ में यहाँ सिंधु से लेके झेलम तक के जितने भी 50,000 गाँव की जो टेरिटरी थी कहने में आता है, वो सारी उसको वहाँ का राजा बना दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद इसी युद्ध में उनका जो फेमस हॉर्स था, ये इन्होंने विजय के तौर पे यहीं पे बहुकेफला, ब्यूसिफेलस उसका नाम था, ब्यूसिफेलस की उसमें वहाँ पे मेलोडी में एक नगर बसाया। और जिस युद्ध में जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ये युद्ध जीते थे उसको उन्हें विजयनगर निकाया नाम दिया और वहाँ पे भी ये नगर बसाया। तो यूनानी लोगों का ये नगर बसाने का भी क्रेडिट दिया था। अलेक्जेंड्रिया पहले ही बसाया हुआ है, एक अलेक्जेंड्रिया वो था जहाँ से ये आए थे, वो तो उनका बेसिक नाम था, एक यहाँ पर और दूसरा ब्यूसिफेलस और तीसरा ये निकाया बसाया। अब झेलम नदी से आगे बढ़ के चिनाब तक गए, क्योंकि इनको तो इंडिया मेनलैंड में आना था। चिनाब तक आते आते भी बीच में 2-3 जातियों ने इसका वो करा, मेन गांधार इसका नाम आता है, जहाँ पे छोटा जो कट जातियाँ थी वो बड़ी जुझारू मानी जाती थी, उनका इनको सामना करना पड़ा। कठों ने भी पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग से पूरे नगर को रथों से घेर के जैसे तैसे जो भी उनकी वॉरफेयर उनकी टेक्निक्स थी उसको उन्हें हराने में वो कामयाब रहे। लेकिन लास्ट तक भी जो है सिकंदर मतलब उनको हराने में कामयाब रहे। वो लोग युद्ध करते रहे, कहते हैं 17,000 कठों का नरसंहार किया गया। लेकिन इस कठ वाले युद्ध में कहते हैं पोरस ने फाइनली इनकी हेल्प करी। सिकंदर के चूंकि फ्रेंड बन गए थे, उनकी जो भी मजबूरी रही होगी ये तो समय बताएगा या वो बुक्स बताएंगी जिसमें पूरा ये इतिहास लिखा है, लेकिन यहाँ पे पोरस ने इनकी हेल्प करी थी। उसके बाद व्यास नदी तक का हिस्सा जो है पोरस की टेरिटरी बन गया था। कुछ नीचे के हिस्से बाद में ये शशिगुप्त को देंगे, एक और इनके फ्रेंड बन गए थे यहाँ पे। इस तरीके से जब ये चिनाब की तरफ बढ़ रहे थे तो जो पीछे ये पेशावर के हिस्से को जीत के आए थे, जहाँ इन्होंने निकोनोर को अपना एक शासक बना दिया था, छत्रपी का दिया था, अश्मकों ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और निकोनोर को मार डाला। तो भी ये कम नहीं थे, इन्होंने तुरंत ही तक्षशिला से जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से फिलिप नाम के अपने एक क्षत्रप को बुलाया और वापस से यहाँ पर थ्रेसियस सेनाएं मंगाई, हमारी पीएचडी उन्हीं के अंडर में है। उन्होंने उनसे हमने ये सवाल किया था, अभी हमने ग्रीक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वर्कशॉप, तो ग्रीस और ये सिकंदर के ऊपर ही थी बाई चांस पूरी। तो हमने उनसे यही पूछा कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट उनसे कभी अलेक्जेंडर से मिले थे, तो उन्होंने कहा ग्रीक सोर्सेज कुछ भी नहीं कहते, जो ओरिजिनल ग्रीक सोर्सेज है वो कभी नहीं कहते कि सिकंदर और इसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन जस्टिन प्लूटार्क जो चंद्रगुप्त मौर्य पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो अगर इस टाइप का कोई आता है एविडेंस तो आपके पास, मैंने इसलिए वो करेक्ट आपको बात बताई है। वो ये कहते हैं कि जब तक्षशिला में दरबार लगाया गया था और आम्बी और सब आसपास के राजा आए थे और जब पोरस को बुलाया गया तक्षशिला में, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेनिंग ले रहे थे चाणक्य के अंडर में। जब उन्हें पता चला तो उन्हें कहा देखना चाहिए कि भाई सिकंदर की टेक्निक कैसी है, कैसे बोलता है, कैसे लोगों को मोटिवेट करता है। तो कहते हैं वो छुप के देखने आते थे इनकी व्यवस्था को। 1-2 बार तो चुपचाप देख के चले गए थे क्योंकि उन्हें इसके खिलाफ लड़ना था। उन्हें क्या पता कि उन्हें सिकंदर के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो बाद में लड़ेंगे। तो तीसरी बार में कहते हैं थर्ड टाइम पे उनको किसी सैनिक ने देख लिया, वो पकड़े गए। उस पर उन्हें पकड़ के सिकंदर के सामने लाया गया। लेकिन सिकंदर क्या है, एक राजा के बेटे थे, एटिकेट वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उद्दंड थे, यंग थे, दम्भी थे। अभी वो उस तरीके से पॉलिश पूरी तरह नहीं हो पाए थे और उनके मन में चाणक्य ने सिर्फ 2 ही चीज़ें भरी थी। तो मैंने कहा कि नंदों के खिलाफ हमें उन्मूलन करना है इनका, दूसरा सिकंदर के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, जिसको लड़ाई करके वो बाहर निकले थे चाणक्य वहाँ से। तो उनके शायद दिमाग में वही चीज़, तो उन्हें जाकर सिकंदर से जो भी बदतमीजी करी, मतलब जो भी रूट बोले वो उसे बर्दाश्त नहीं, उसने तुरंत उन्हें पकड़ के मारने का आदेश दे दिया, जिससे उन्हें बाद में यूनानी साम्राज्य को एंड किया। तो इनका डायरेक्ट सामना कभी अलेक्जेंडर से नहीं हुआ था। एक चीज़, अब यहाँ पे जब व्यास नदी के किनारे जब सेनाओं ने आगे बढ़ने को मना करे नंद साम्राज्य के, उससे तो फिर फाइनली जो है जनता, मतलब सिकंदर कहते हैं बड़ा शर्मिंदा हुए, 3 दिन अपने टेंट में लेटे रहे कि शर्म के मारे बड़े बड़े ओजस्वी भाषण दिए, लेकिन अब की बार कोई भाषण काम नहीं आया और जनता टस से मस नहीं हुई।
फाइनली जो है उनको हार के अपनी सेना को लेके वापस जाना पड़ा। लेकिन वो जिस रास्ते से आए थे वो वापस उसी रास्ते से नीचे की तरफ से गए, लेकिन अब स्वात घाटी से आके वो नीचे की तरफ गए, यानी कि सिंध, निचले लोअर सिंध बेल्ट में गए और वहाँ से लास्ट में पठान प्रदेश वो जेड्रोशिया के रेगिस्तान से आगे पहुँचे, जहाँ बेबीलोन में जाकर 323 BC के आसपास उनकी डेथ हो गई। मैम एक कहानी और बताई जाती है कि कुछ तो सेना उसकी जलमार्ग से गई थी और कुछ स्थल मार्ग से, तो जो चंद्र ये है अपना सिकंदर, ये मैडम उससे गया था स्थल मार्ग से, और ऐसा बताया जाता है जब वो घातपात हुआ तो उन्होंने नहीं निकलवा पाया तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, उस पेटी इसमें उसको लेके जाना। मैंने वही बोला ना कि देखो इसके बारे में हम तो वही बच्चों बताते हैं जो हम बिल्कुल फैक्चुअल स्टडी करके आते हैं। जरा सा भी हम स्टोरी बेस्ड हम आपको सुनाएंगे वो आपका नुकसान हो जाएगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक आदमी उसी रास्ते से वापस गई, वो स्वात घाटी, काबुल घाटी होते हुए निकल गई। दूसरी वो जो जल मार्ग वाली जो आप, इन्होंने भी जहाजी बेड़ा भेजा था नीचे की तरफ, इनका पर्पस आते थे। चांस की बात है इनकी सेना पहुंच गई थी, ये साउथ के साथ साथ होते हुए हिंद महासागर पहुंचे, कहते हैं श्रीलंका तक इनकी सेना 20 दिन में पहुंच गई थी। वहाँ से भी पता चला कि यहाँ पे एक नया एक स्टेट बना हुआ है, राज्य है, जो सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ट्रेड करते हैं लोग, व्यापार करते हैं बहुत सी चीज़ों का। फिर ये लोग वापस, तो इन्होंने पूरा रास्ता बताया कि सिंधु नदी के मुहाने से वहाँ तक पहुँचने में 20 दिन का समय लगता है, तो ये चीज़ें भी हमें पता चलती हैं। फिर फाइनली ये जो जेड्रोशिया जो नियाता जल सेना मार्ग से ये गए ना सिंधु नदी के साथ साथ, वो वही पर्पस है। जेड्रोशिया के रूट से जब ये आगे निकले तो वहाँ जाके इनकी डेथ के बारे में तो 2 ही बातें कही जाती है, जिसकी वजह से बहुत से अंगरक्षक, क्योंकि लास्ट में ये भी कहते हैं कि बीमार हो गए थे, क्योंकि लास्ट में जो कट जाती वाला इनका भयानक अटैक हुआ था ना, उसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। उसके बाद भी जो कि हिम्मत ही थी, भयानक युद्धों के एक्सपर्ट थे, उसके बाद भी जीतते हुए किसी तरीके से वहाँ से ये लोग पहुँच गए थे। तो इस तरीके से ये सिकंदर का एक अभियान है जो हमें आपको बताना था। सिकंदर के बारे में कहा जाता है, और सेक्रेटरी जब तक्षशिला में रुके थे तो यहाँ पे जो यहाँ का धर्म है, रिलीजन है, इन सब के बारे में बड़ी सर्च करते थे। यहाँ पे बड़े फेमस फिलोसफर्स जो हैं उनसे वो मिले थे। ऑनेसिक्राइटस ने उनकी बुक में अलेक्जेंडर की में मतलब ये लिखा है कि वो उन्हें पता चला तक्षशिला में कि यहाँ पे तो आसपास बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर रहते हैं, तो वो एक बार उनसे मिलने गए। उनमें से ग्रुप में से जिन 2 लोगों से बड़े इंस्पायर हुए, वो एक का नाम था कैलेनोस, दूसरे का नाम था डेमडेमिस। तो कैलेनोस का तो बाद में बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं वो जैन मुनि रहे, क्योंकि वो नेकेड रहते थे, फिलोसफर्स थे, आउट ऑफ द सिटी रहते थे। आपको पता है जैन मुनीज के बारे में कहा जाता है कि वो 10 दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं। दे हैव सम डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द रिलीजन एंड दर्शन। और सेम चीज़ हमारे यहाँ भी बहुत सारे आजीविक संप्रदाय के जो हैं वो लोग ऐसे ही थे, इस टाइप के धर्म को इस नगर में नहीं आते थे। तो ये बाद में ये करा गया कि जैन मुनि तो नहीं, क्योंकि जैन धर्म का इस बेल्ट में इतना प्रसार नहीं, बुद्धिज्म का तो है, और बुद्धिस्ट का भी आप खड़े हो क्या? अच्छा, मुझे ऐसे लगा, कोई बात नहीं, कई बार मैं बैठ जाती हूँ ना थक के, तो मुझे लगता है कि शायद मैं देख नहीं रही। तो इस तरीके से फिर फाइनली ऑनेसिक्राइटस इनसे आके मिली, तो उन्होंने कैलेनोस से कहा कि भाई ऐसे ऐसे सिकंदर आए हुए हैं महान, आप उनसे जाके मिलिए। तो कैलेनोस वॉज द ग्रेट फिलोसोफर, उन्होंने तो मना कर दिया, बड़ी अच्छी अच्छी दर्शन की बातें उन्हें बताई। पर देखो आप कमाल की बात, जो कि पहले से अलेक्जेंड्रिया यहाँ बसा हुआ था, ये यूनानी लोग थे, कैसे आपस में उन्हें वो किया होगा, कॉन्वर्सेशन कैसे हुआ होगा, बिकॉज दे ब्रॉट ट्रांसलेटर्स विद देम, उनके पास दुभाषीय लोग होते थे उस समय। आप ये कितना एक इंटरेस्टिंग फीचर है ना कि हम किसी अदर कंट्री में, हम चाइना में पहुंच जाए, हम तो चिंगचुंग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर लेंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो चिंगचुंग इसलिए क्योंकि इफ़ वी हैव ट्रांसलेटर तो इट इज़ ईजी। आप देखिए ना, अब तो ये एक फॉर्मेशन है, मोदी जी जाते हैं किसी भी कंट्री में जाएंगे तो भी ट्रांसलेटर बीच में उन्हें हिंदी में बोला, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में। तो ये परंपराएं उस समय से ही निकली हुई है, जब उन्होंने ट्रांसलेटर्स के थ्रू उससे बात की, कालानौस से, जिनका बाद में कल्याण मुनि नाम आता है, और डेमडेमिस से। कहते हैं कालानौस का स्टैचू लगा हुआ है यूनान में, तो बाद में कुछ यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि कालानौस को किस तरह इतना उनको पसंद आया, उनका स्पीच, उनका दर्शन। और वैसे भी सिकंदर के तो गुरु ही अरस्तु थे, तो एरिस्टोटल जो जिसके गुरु है, तो वो तो दर्शन में वैसे भी उसको महारत हासिल थी, तो वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते, वॉज गुड लर्नर ऑल्सो। तो वो कहते हैं कि कालानौस अब गए नहीं गए ये नहीं पता, कि अब तक कालानौस से इतनी इम्प्रेस थे कि उसका स्टैचू वहाँ लगाया गया। सुनने में आता शायद डेमडेमिस चले गए थे कुछ समय के लिए, कुछ समय भाषण वहाँ लोगों को देकर आए, अच्छा बताया। उसके बाद कालानौस वॉज वेरी रिजिड, उन्होंने तो वहीं कह दिया जब मिलने की बात है, बोले महाराज होंगे आपके होंगे, मेरे लिए कुछ नहीं है, मिलने आना है तो यहाँ आएंगे, वरना मैं किसी से मिलने नहीं जाता। तो फिलोसफर आप कह रहे हैं कि संत लोग हैं हमारे देश में, सभी ऐसे होते हैं, आप कितने भी अच्छे महान हैं तो हैं, तो वो उनका बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। तो चूंकि ये पूरी बेल्ट जो है इसीलिए फेमस है कि वहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेटर हैं, एक दूसरे की भाषाएं जानते हैं, तभी तो मेगास्थनीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, क्योंकि ऐसे थोड़ी
लिया होगा, क्योंकि हिंदी सीखना, संस्कृत बोलना वेरी डिफिकल्ट, सालों लग जाते हैं। तो एक चीज़ ये है। उसके अलावा बिंदुसार के समय में डायमेकस आए, डायनीशियस आए, नंबर ऑफ लोग, अभी जब मॉरियंस आपको अगर हम पढ़ाएंगे या कोई और तो वो बताएंगे आपको। तो इस तरीके से कल्चर इंटेलेक्चुअली आपस में लोग इंटरचेंज करते थे। पर ये इम्पैक्ट है सिकंदर के उसका कि यहाँ से बहुत सी ज्ञान की बातें वो अपने संग लेकर गए, जहाँ से वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ऊपर मूव हुआ। व्यापारिक मार्ग खोजे गए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ से हिंद महासागर की तरफ बढ़े, उन्होंने श्रीलंका को खोल लिया कि अरे यहाँ तो एक आइलैंड है बड़ा अच्छा, ये तो बड़े अच्छे व्यापारी हैं, और 20 दिन का समय लगता है। सिंधु नदी का उन्होंने से रास्ता मकरान तट से ढूंढ लिया, जयोशिया का रास्ता ढूंढा, तो रूट्स लोगों के लिए बड़े ईजिली जो है वो क्लियर हो गए। भाषा का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आया। इस बेल्ट में रहने वाले लोग जो है उनमें यूनानी ब्लड है बहुत ज़्यादा, इसीलिए जब अलेक्जेंड्रिया, विजयनगर, ब्यूसिफेलस, ये जो नगर बसाए गए तो यहाँ पे लोग, यूनानी लोग रहे। आप देखिए ना, अफगानिस्तान के लोग हैं, सब में ईरानी ब्लड है या तो, क्योंकि ईरान के लोग पहले इतने लंबे समय यहाँ इतने सालों रहे, उसके बाद यूनानी लोग आ गए। सब कैसे होते हैं, लंबे लेकर रहते हैं, तो वो एक है इम्पैक्ट, ब्लड इम्पैक्ट जो है वो रहता है। इसीलिए इस बेल्ट में सारे लोग भूरे भूरे, आपको आधे ज़्यादा लोगों में यूनानी ब्लड मिलेगा। हमारी इस राजपूताना पंजाब तक की बेल्ट में लोगों में मिलेगा। हमारे आप में से भी होंगे 2-4 इसमें यूनानी ब्लड मिल जाएगा। तो ये बड़ी जो गोल्डन आइज हैं, लाइट आइज हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट है उन लोगों का। नॉट फन, अगर आप सर्च करेंगे रियली खून ब्लड मिलेगा। हमारे गुजरात की बेल्ट में हुनाज इतने ज़्यादा आगे बस गए थे, यहाँ पे मंगोलों का ब्लड मिलेगा। हम में से दिल्ली की बेल्ट में कितने लोगों में मिल जाएगा। तो ये है, क्योंकि जो विदेशी आए यहाँ पे रहे, डेफिनेटली फैमिलीज बढ़ाते थे, शादियाँ करते थे, उसके बाद परिवार बढ़ते थे, तो वही ब्लड उन लोगों में रह जाता है। ठीक है, तो आप किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए, वरना फिर चलेंगे।